सोचिए कोई गंभीर अपराध होता है, मतलब कोई बड़ी चोरी या हमला या कुछ और। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस सबसे पहले क्या करती है? हम अक्सर ये एफआईआर शब्द सुनते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट। पर ये असल में है क्या, और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? हाँ, ये सवाल किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आप कह सकते हैं एकदम बेस है, बुनियाद है। एफआईआर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को किक स्टार्ट करता है। अच्छा। इसके बिना खासकर जो गंभीर अपराध हैं उनकी जांच वो आगे नहीं बढ़ती। ये समझिए कि पूरी प्रक्रिया का ये बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है। तो आज हम इसी शुरुआती बिंदु पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खास तौर पर जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस है, उसकी धारा 173 के कंटेक्स्ट में। हाँ, सुना है ये धारा एफआईआर दर्ज करने और उसके फौरन बाद की जो जांच प्रक्रिया है उसके बारे में काफी कुछ बताती है, खास तौर पर उन अपराधों के लिए जिन्हें कानून की भाषा में संज्ञेय कहते हैं। बिल्कुल। और संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल। इसका मोटा मोटा मतलब है कि ये ऐसे सीरियस अपराध हैं जिनकी जांच पुलिस बिना कोर्ट के वारंट का इंतजार किए मतलब फौरन शुरू कर सकती है। ओके। और हमारी आज की जो बातचीत है वो कुछ अहम सोर्सेज पर बेस्ड हैं। ये सोर्सेज बताते हैं कि धारा 173 के तहत एफआईआर कैसे दर्ज होती है, इसमें जो वल्नरेबल विक्टिम्स हैं मतलब कमजोर पीड़ित, उनके लिए क्या खास सेफ्टी मेजर्स हैं। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, मान लीजिए कोताही बरतती है, तो आम नागरिक के पास क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो मतलब हमारा मिशन ये है कि इस जरूरी कानूनी प्रक्रिया को थोड़ा आसान करके समझें। कैसे शिकायत दर्ज होती है, पीड़ितों की सेफ्टी कैसे देखी जाती है, और अगर सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम ना करे तो क्या करें। हाँ, एक तरह से जानकारी को डिकोड करना। बिल्कुल। इससे आप पूरी जानकारी पाने का एक आसान तरीका समझ सकते हैं। तो शुरू करें। जरूर। सबसे पहले धारा 173 के जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस, उसे देखते हैं। एक बड़ा बदलाव या कहें कि क्लैरिफिकेशन ये है कि अब पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी जाकर गंभीर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। किसी भी पुलिस स्टेशन में? हाँ, भले ही वो अपराध उस थाने के इलाके में ना हुआ हो। अच्छा, इसी को जीरो एफआईआर कहते हैं शायद। मैंने सुना इसके बारे में। ये सुनने में तो काफी सुविधाजनक लगता है, मतलब अगर कोई अपराध की जगह से दूर है या किसी अनजान जगह पर है तो। सही समझा आपने। इसे ही जीरो एफआईआर कहते हैं। इसका मकसद बिल्कुल यही है कि पीड़ित को तुरंत मतलब फौरन कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का मौका मिले। उसे इस उलझन में ना पड़ना पड़े कि भाई सही थाना कौन सा है। हाँ, ये तो होता है अक्सर। पुलिस वो एफआईआर दर्ज करके उसे फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कंसर्न थाना है जहां का वो मामला है वहां भेज देती है। स्रोत बताते हैं कि ये प्रावधान इसीलिए है ताकि प्रोसेस पीड़ित के लिए आसान हो और ये जो जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र वाली दिक्कत है ना, हाँ, उनसे न्याय मिलने में देरी ना हो। और शिकायत दर्ज कराने के तरीके क्या हैं? मतलब क्या सिर्फ थाने जाकर ही रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है, या आजकल तो सब डिजिटल हो रहा है, कुछ ऑनलाइन वगैरह का भी है? इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। शिकायत आप मौखिक रूप से मतलब बोल कर दे सकते हैं, जिसे पुलिस अधिकारी लिखेगा, या फिर जैसा आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसे ईएफआईआर कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोसेस को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की दिशा में। ईएफआईआर, ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये देखना होगा। लेकिन अगर कोई मौखिक शिकायत करता है, मतलब बोलकर बताता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? अगर शिकायत मौखिक है तो जो ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसे शब्दशः लिखे, फिर उसे शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाए ताकि भाई कोई गलती ना रह गई हो। ठीक है। इसके बाद शिकायतकर्ता के साइन लिए जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि शिकायतकर्ता को उस दर्ज की गई एफआईआर की एक कॉपी वो भी मुफ्त में दी जाए। ये उनका हक है। तो मतलब अब अपराध कहीं भी हो, किसी भी पास के थाने में जाकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी कॉपी भी मिलेगी। ये तो वाकई मतलब प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने की एक अच्छी कोशिश लग रही है। निश्चित रूप से जीरो एफआईआर और ईएफआईआर का प्रावधान ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों का इरादा प्रोसेस को सिंपल, तेज और विक्टिम सेंट्रिक बनाने का है। ये पक्का करना कि अधिकार क्षेत्र की जो टेक्निकल दिक्कतें हैं वो न्याय के रास्ते में रुकावट ना बने, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसे और वाइडर रीच देता है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया। लेकिन कई बार अपराध के बाद कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होते हैं। क्या धारा 173 में ऐसे कमजोर पीड़ितों के लिए, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं या विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस है? हाँ, और ये बीएनएसएस की धारा 173 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पहलू है।
कानून ने कुछ कमजोर वर्गों की जरूरतों को पहचाना है, उन्हें एक्नॉलेज किया है। जैसे अगर पीड़ित महिला है और मामला कुछ खास किस्म के यौन अपराधों से जुड़ा है, हाँ, तो कानून कहता है कि उसका बयान सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। ये तो बहुत जरूरी है। और कुछ इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में बयान दर्ज करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी भी मैंडेटरी कर दी गई है। अच्छा, वीडियोग्राफी भी? हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी और जो बयान दिया गया है उसकी सत्यता मतलब ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करने में मदद करता है। और अगर पीड़ित कोई विकलांग व्यक्ति हो, जैसे शारीरिक या मानसिक रूप से, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी खास ध्यान रखा गया है। अगर पीड़ित टेम्पररी या परमानेंट रूप से फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, तो पुलिस अधिकारी को उनका बयान उनके घर जाकर हाँ, या उनकी पसंद की किसी भी सुविधाजनक जगह पर दर्ज करना होगा। उन्हें थाने आने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ भी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। साथ ही अगर जरूरत हो तो एक स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया की मौजूदगी भी जरूरी है। ये प्रावधान तो दिखाते हैं कि कानून सिर्फ नियम नहीं बना रहा, बल्कि उन लोगों की जो स्पेशल नीड्स हैं उनको भी समझ रहा है, जो शायद अपनी बात कहने में झिझकें या जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक तरह से न्याय तक बराबर पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश है। और वीडियोग्राफी जैसे कदम ये प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। बाद में कोई ये ना कह सके कि बयान बदल दिया या मैनिपुलेट किया। सही बात है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्रावधान पीड़ित को बिना किसी एडिशनल ट्रॉमा या परेशानी के अपनी बात रखने में मदद करते हैं। चलिए, एफआईआर दर्ज हो गई, सेंसिटिव मामलों में स्पेशल प्रोसेस भी हो गया। अब जांच का क्या एफआईआर दर्ज होते ही हमेशा पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बीएनएसएस में प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक नया कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बीएनएसएस के तहत ऐसे अपराध जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम है, इस रेंज के अपराधों में पुलिस अधिकारी को सीधे एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने के बजाय एक ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन? कैसा ऑप्शन? और ये किन अपराधों पर लागू होता है? पहले परमिशन लेनी होगी और ये जांच ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक चल सकती है। 14 दिन की प्रारंभिक जांच, इसका मकसद क्या है? कहीं इससे जांच शुरू होने में और देरी तो नहीं होगी? देखिए, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। स्रोतों के मुताबिक इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि क्या पहली नजर में मतलब प्राइमा फेसी वाकई कोई संज्ञेय अपराध बनता भी है या नहीं, जिसके लिए पूरी पुलिस मशीनरी को जांच में लगाना जरूरी हो। शायद इरादा यह है कि पुलिस अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल गंभीर और वास्तविक मामलों पर फोकस कर सके और हल्के या बेसलेस आरोपों में वक्त बर्बाद ना हो। डीएसपी लेवल की परमिशन एक तरह का चेक है ताकि ये पावर मनमाने ढंग से इस्तेमाल ना हो। लेकिन अगर पहली नजर में ही मामला सीरियस लगे या ऑफेंस 7 साल से ज्यादा सजा वाला हो तो? उन सिचुएशंस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर प्राइमा फेसी केस बनता दिखता है या ऑफेंस ज्यादा गंभीर है, 7 साल से ज्यादा सजा वाला, तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करके रेगुलर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। तो ये जो डिस्क्रिशन है ये सिर्फ एक खास कैटेगरी के अपराधों के लिए है और उसमें भी कंडीशंस और चेक्स हैं। तो ये एक तरह का फिल्टर मैकेनिज्म है। लेकिन हाँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखनी होगी ताकि ये जस्टिस में देरी का कारण ना बन जाए। सही कहा। कानून का इरादा और उसका जमीनी असर, इन दोनों पर नजर रखना जरूरी होगा। ये देखना होगा कि क्या ये वाकई रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट करता है या प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अब एक और बहुत अहम सवाल। कई बार हम सुनते हैं, शिकायतें आती हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर देती है या टालम-टोल करती है। ऐसी सिचुएशन में आम नागरिक क्या करे? क्या धारा 173 इसके बारे में कुछ कहती है? हाँ, और ये जानना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। बीएनएसएस की धारा 173 इस सिचुएशन से निपटने के लिए बिल्कुल साफ स्टेप्स बताती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑथोराइज्ड है वो ऐसा करने से मना करता है तो पीड़ित को चुप बैठने की जरूरत नहीं है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या कर सकते हैं? पीड़ित को अपनी शिकायत लिखित में, जिसमें अपराध का पूरा ब्यौरा हो, उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से उस जिले के पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को भेजनी चाहिए। एसपी को? और एसपी को शिकायत मिलने पर क्या करना होगा? अगर एसपी को लगता है कि शिकायत में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पता चलता है
तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि या तो वो खुद उस मामले की जांच करें या अपने अंडर किसी पुलिस ऑफिसर को जांच करने का ऑर्डर दें। अच्छा। और वो ऑफिसर फिर वैसी ही जांच करेगा जैसे थाने का इंचार्ज करता है। ये तो एक इम्पोर्टेंट चेक हुआ, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से एसपी साहब भी एक्शन नहीं लेते या उसमें देरी होती है, तब क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, तब भी एक और बहुत महत्वपूर्ण रास्ता खुला है। अगर एसपी लेवल से भी राहत नहीं मिलती तो पीड़ित सीधे इलाके के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास हाँ, सीआरपीसी या बीएनएसएस की जो रेलेवेंट धाराएं हैं उनके तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। मैजिस्ट्रेट मामले का कॉग्निजेंस लेकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकते हैं या खुद मामले की जांच करवा सकते हैं। यानी सिस्टम में कई लेवल्स पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश है। अगर लोकल थाना नहीं सुनता तो एसपी, और एसपी भी नहीं तो फिर कोर्ट का दरवाजा खुला है। ये तो नागरिक को काफी ताकत देता है। बिल्कुल, ये एक मल्टीलेयर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस की इनएक्टिविटी या रिफ्यूजल को चैलेंज किया जा सके और पीड़ित को न्याय पाने के ऑल्टरनेट रास्ते मिले। ये प्रावधान पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाने की तरफ एक जरूरी कदम है। चलिए इन सारी प्रक्रियाओं को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आकाश नाम का एक व्यक्ति है और उसकी कार दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे किसी बिजी मार्केट से चोरी हो जाती है। वो घबराकर पास के किसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जो शायद कनॉट प्लेस थाने के इलाके में ना आता हो। अब यहाँ धारा 173 कैसे काम करेगी? ठीक है, इस सिचुएशन को देखते हैं। आकाश पास के थाने गया, चाहे वो स्पॉट वाला थाना ना हो। सबसे पहले वहां का ऑफिसर क्या करेगा? वो शायद 0 एफआईआर दर्ज करेगा, है ना? जैसा हमने पहले बात की थी। वो ऑफिसर एक 0 एफआईआर दर्ज करेगा ताकि एक्शन फौरन शुरू हो सके। उसे ये कहकर मना नहीं करना चाहिए कि ये हमारा इलाका नहीं है। फिर वो आकाश का पूरा बयान लेगा, कार का मॉडल, रंग, नंबर, चोरी का टाइम, जगह, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी हो तो वो सब कुछ। बयान को पढ़ के सुनाएगा, आकाश के साइन लेगा और उसे एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त में देगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब उस 0 एफआईआर का क्या होगा? वो तो उस थाने की नहीं है। उस 0 एफआईआर को फौरन उस पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में कनॉट प्लेस आता है, जहां से कार चोरी हुई थी। असली इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उसी थाने की होगी। केस का नंबर वगैरह वहीं से इशू होगा। और क्या आकाश को पता चलता रहेगा कि उसकी जांच का क्या हुआ, कहां तक पहुंची? क्योंकि अक्सर लोगों की ही शिकायत रहती है कि एफआईआर के बाद क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो बीएसएनएस में जोड़ी गई है। धारा 173 सबसेक्शन 3 के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ की ये जिम्मेदारी है कि वो 90 दिनों के अंदर पीड़ित को, इस केस में आकाश को, जांच की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म करें। 90 दिन में अपडेट। हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है। ये तो ट्रांसपेरेंसी की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम लगता है। इस पूरे उदाहरण से ये एकदम साफ हो जाता है कि कानून का इरादा रिपोर्टिंग को आसान बनाने, जांच को सही दिशा देने और पीड़ित को लूप में रखने का है। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि धारा 173 जमीनी स्तर पर कैसे काम कर सकती है। 0 एफआईआर से तुरंत राहत मिलती है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस क्लियर है, केस ट्रांसफर का सिस्टम है और पीड़ित को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी पुलिस पर डाली गई है। ये सब मिलकर नागरिक को एम्पावर करते हैं और पुलिस को अकाउंटेबल ठहराते हैं। जीत का सार निकालें तो बीएनएसएस की धारा 173 एफआईआर दर्ज करने के प्रोसेस को ज्यादा एक्सेसिबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने की एक सीरियस कोशिश लगती है। 0 एफआईआर, ईएफआईआर जैसे ऑप्शंस इसकी पहुंच बढ़ाते हैं। साथ ही जो वल्नरेबल विक्टिम्स हैं, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे महिला अधिकारी द्वारा ही बयान लेना, वीडियोग्राफी, घर जाकर बयान लेना, ये कानून की संवेदनशीलता को दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का नया प्रावधान है, हालांकि उस पर थोड़ी बहस हो सकती है, पर शायद वो रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल का एक तरीका सोचा गया है। और शायद सबसे जरूरी बात, पुलिस की तरफ से एक्शन न होने पर एसपी और फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने का जो रास्ता दिया गया है, वो नागरिक के हाथ में एक मजबूत टूल है। कुल मिलाकर ये प्रावधान कागज पर तो निश्चित रूप से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने, ट्रांसपेरेंसी लाने और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने वाले लगते हैं। ये एक्सेस, सेंसिटिविटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के इरादे से बनाए गए हैं। बिल्कुल, इरादे तो नेक लगते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है जिसे स्रोतों ने सीधे तौर पर नहीं उठाया, पर ये चर्चा उसके बिना शायद अधूरी रहेगी। सवाल ये है कि ये प्रावधान खासकर पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने जैसी जो नई रिक्वायरमेंट है, हाँ, क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर पुलिस और नागरिक के बीच जो एक भरोसे की कमी है उसे पाटने में मदद करेंगी?
क्या ये ट्रांसपेरेंसी का जो वादा है वो हकीकत में बदलेगा, या ये भी बस एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा? इसका असली असर वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है। कानून बनाना एक बात है और इसका असरदार तरीके से लागू होना और कल्चर में बदलाव लाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। खैर, उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को बीएनएसएस की धारा 173 की बारीकियों और इसके पीछे की सोच को समझने में मदद मिली होगी। हाँ, जानकारी को सुलभ बनाना और अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालना, यही हमारा प्रयास रहता है। बिल्कुल।